Today we will be discussing the environment section of जुलाई करंट अफेयर। अब इसमें देखिए, मैंने आपको जैसे लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था, मतलब करंट अफेयर के क्लास में बताया था कि हम लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखेंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आज का जो स्पेसिफिक लेक्चर होगा इट विल बी हार्डली ऑफ 45 मिनट, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। बट इसमें ये ध्यान में रखिए कि नोट्स मैंने कैसे बनाए हैं, ठीक है, और कितने शॉर्ट बनाए हैं, और कैसे ऐसा ही आपका अप्रोच रिगार्डिंग प्रीलिम्स होना चाहिए। देखिए, बहुत बार हमारे पास में कंप्लेंट आती है या फिर हमको बच्चे हमारे पास में इश्यूज लेके आते हैं कि सर विजन का मैगजीन या फिर कोई भी क्लास का मैगजीन आप पढ़ लीजिए तो उसमें बहुत बल्की रहता है। ठीक है, बल्की रहता है मतलब क्या कि आज के टाइम पे अगर आप जुलाई का मैगजीन लेते हो विजन आईएएस का, ठीक है, जुलाई का मैगजीन लेते हो विजन आईएएस का, सो इट इज ऑलमोस्ट ऑफ 98 पेज। ठीक है, अब ये 98 पेज का अगर ऐसा एक ही मैगजीन का एक ही मंथ का अगर 98 पेज का रहेगा, मतलब करीबन हम 100 पकड़ लेते हैं एवरेज, 100 मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है, मतलब 1200 पेजेस, ऐसा समझ लो 1150 पेजेस हमको पढ़ने हैं। अब ये ध्यान में रखिए कि आउट ऑफ दिस 1150 पेजेस ऑलमोस्ट 50 टू 60% जो मटेरियल रहता है वो मेंस ओरिएंटेड रहता है। वो कौन से ओरिएंटेड रहता है? मेंस के ओरिएंटेड रहता है। मतलब क्या बेटा कि वो सिर्फ हमको एक बार पढ़ के उसको छोड़ देना है, बाकी जो बचा हुआ 40% है, दैट 40% इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, और यही आपको इस ऐसा ही अप्रोच रखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत बार अगर आपने किसी ने अगर जिन भी लोगों ने जुलाई मंथ का मैगजीन पढ़ा होगा उनको ये दिखाऊंगा कि भाई वो मंथ जुलाई मंथ का जो मैगजीन है उसमें कोविड-19 के बारे में बहुत बार आया। मतलब हर अगर सोशल इश्यूज पे जाते हो तो वहां पे भी आपको कोविड के बारे में दिखेगा, आप एनवायरमेंट में जाते हो तो वहां पे भी कोविड का दिखेगा, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी जाते हो वहां पे भी कोविड का दिखेगा। मतलब क्या है कि बहुत सारी चीजें कोविड से रिलेटेड है, तो उसको स्किप करो, ठीक है, पढ़ लो, एक बार बाजू को रख दो, बिकॉज दैट स्पेसिफिक सेक्शन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। सो विल स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर। देखो, अब ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट करके, दैट इज दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनवायरमेंट सेक्शन, जुलाई मंथ का ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। अब ये कब लॉन्च किया गया? देखो कौन सी चीजें आपको स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट मतलब यह ध्यान में रखना है और कौन सी चीजों पे प्रीलिम्स में सवाल आते हैं, ये चीजें ही इस ये करंट अफेयर के स्लाइड्स में दिखी गई है। अब ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट क्या है? देखो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स है। Some initiatives are done at national level. Some initiatives have been launched by specific states. For example, महाराष्ट्र का है, केरला कुछ करेगा, कुछ उत्तराखंड करेगा, मतलब अलग अलग स्टेट भी खुद के इनिशिएटिव्स लॉन्च करते हैं, और कुछ कुछ इनिशिएटिव इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, अब ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट क्या है? इट इज एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव। अब ये कब लॉन्च किया गया? 2001 में लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 2001 में। अब व्हाट्स द पर्पस, ये ध्यान में रखना, कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट अगर लॉन्च होता है तो उसका कुछ पर्पस रहता है, कुछ एजेंडा रहता है, कुछ टारगेट रहता है, वो हमको पता रहना चाहिए कि उसका पर्पस क्या है। तो देखिए पहला फर्स्ट स्टेप, टू स्टॉप इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, टू स्टॉप इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। शायद से आपको नीलेश सर ने बेसिक लेवल का जो एनवायरमेंट हुआ है उसमें ग्रीन हाउस गैसेस क्या है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, अब आपको सबको पता है कि भाई CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, these are all what ग्रीन हाउस गैसेस, बिकॉज ये गैसेस एटमॉस्फेयर में अगर इनका कंसंट्रेशन बढ़ता है तो क्या होता है? ये ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। तो बेटा दिस ग्लोबल वार्मिंग इज अ कॉमन फिनोमिना। ठीक है, ये कॉमन मतलब ये हर जगह पे आपको दिख रहा है। इवन अगर आज नागपुर की हम लोग बात करते हैं तो नागपुर में भी एक रिपोर्ट आया था नीरी का। नागपुर में नीरी नाम की एक संस्था है एनवायरमेंटल रिलेटेड, उसका एक रिपोर्ट आया था। उस रिपोर्ट में बोला गया था कि नागपुर में पिछले 10 साल में करीबन करीबन 1 to 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका है। सो बेसिकली ये टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, ये टेम्परेचर बढ़ना ही क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। और ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द वन ऑफ द मेन रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज ग्रीन हाउस गैसेस, द इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। कैन एनीवन टेल मी कि ये ग्रीन हाउस गैसेस करते क्या है कि जिससे टेम्परेचर बढ़ता है? बहुत सिंपल है, ये ग्रीन हाउस गैसेस के कारण टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? सर ये हीट को ट्रैप करते हैं। वेरी गुड, सिंपल है भाई। ये गैसेस क्या करते हैं? हीट को ट्रैप करके रखते हैं। मतलब CO2 हो जाए, CH4 हो जाए, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, दीज गैसेस आर बेसिकली दीज गैसेस बेसिकली स्टोर हीट इन देमसेल्फ। और इसके कारण क्या होता है? ये हीट जो नेचुरल तरीके से बाहर जानी चाहिए अर्थ के, वो हीट क्या होती है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर रह जाती है। और ये किसके कारण होता है? ये ग्रीन हाउस गैसेस के कारण होता है। और इसके ही कारण क्या हो रहा है? हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, दूसरा उसका टारगेट क्या है? ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट का। ठीक है भाई, एक तो क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस को जो इंक्रीज हो रहा है वो कम करे।
और ये 3 गैसेस को टारगेट करता है। कौन सी 3 ग्रीन हाउस गैसेस को टारगेट करता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, 3 गैसेस को ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अंतर्गत टारगेट किया जा रहा है। टारगेट किया जा रहा है मतलब क्या कि इनका कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कम करने के लिए जो भी मेजर्स लेने चाहिए वो अभी लिए जा रहे हैं। 3 ही गैसेस का टारगेट है, ये ध्यान में रखना। तीसरा, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एमिशन ऑफ दिस 3 गैसेस इज एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स मतलब क्या? जहां पे भी इंसान आ जाता है बेटा, जहां पे भी मानव आ जाता है उसको एंथ्रोपोजेनिक सोर्स कहते हैं, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। अब बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है? इट इज मेन कॉज, मतलब करीबन करीबन ऐसा बोला जाता है कि 60% ऑफ the 60% of the concentration of these 3 gases in the atmosphere is because of the man-made causes. अब man-made मतलब क्या? एग्रीकल्चर वेस्ट, जो भी हम लोग वेस्ट जनरेट करते हैं, और फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। सो दीज 3 आर द मेन सेक्शन इन एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। उसके बाद में मीथेन क्रिस्टल्स। मीथेन क्रिस्टल्स को क्या बोलते हैं? क्लैथरेट्स। मीथेन क्रिस्टल को क्या बोलते हैं? क्लैथरेट्स बोलते हैं। अब ये बेसिकली कहां पे बनते हैं? ये ठंडे इलाकों में बनते हैं, फॉर्म इन कोल्ड एंड O2 पुअर अंडर सी सेडिमेंट्स। मतलब जहां पे भी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, ऐसे अंडर सी सेडिमेंट्स में भी क्या होता है? ये क्लैथरेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये क्लैथरेट्स क्या है? दिस क्लैथरेट्स आर बेसिकली मीथेन क्रिस्टल्स, मतलब मीथेन गैस के पत्थर रहते हैं, वो पत्थर को क्या बोला जाता है? क्लैथरेट्स बोला जाता है। ये देखिए, ऐसे सवाल प्रीलिम्स में आ सकते हैं कि व्हाट इज क्लैथरेट्स। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि इट इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन क्रिस्टल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर जहां पे भी ऑक्सीजन कम होता है वहां पे फॉर्म होते हैं, और ठंडा मतलब ठंडा, ये टेम्परेचर थोड़ा ठंडा पर चाहिए। क्लैथरेट्स आर ऑल्सो ट्रैप्ड इन परमाफ्रॉस्ट। ठीक है, क्लैथरेट्स ये जो क्रिस्टल्स है, मीथेन क्रिस्टल्स है, दीज आर ऑल्सो ट्रैप्ड इन परमाफ्रॉस्ट। अब परमाफ्रॉस्ट क्या है? एनीवन? व्हाट इज परमाफ्रॉस्ट? देखा होगा आप लोगों ने। व्हाट इज परमाफ्रॉस्ट? क्या होता है परमाफ्रॉस्ट? सुमित? देखिए, परमाफ्रॉस्ट क्या है? परमाफ्रॉस्ट इज अ परमानेंटली फ्रोजन लेयर बिलो अर्थ सरफेस। क्या है परमाफ्रॉस्ट? परमाफ्रॉस्ट इज अ परमानेंटली फ्रोजन लेयर बिलो अर्थ सरफेस। इट कंसिस्ट ऑफ सॉइल, ग्रेवल एंड सैंड, यूजुअली बाउंड टुगेदर बाय आइस। और ये ध्यान में रखना, ये क्या क्या बोल रहे हैं? पहला स्टेटमेंट क्या है परमाफ्रॉस्ट का? परमाफ्रॉस्ट इज अ परमानेंटली फ्रोजन लेयर बिलो अर्थ सरफेस। मतलब जहां पे भी भाई ठंडा इलाका है, टुंड्रा रीजन वगैरह रहते हैं ना, यहाँ पे आप अगर जाओगे तो ऊपर में आपको क्या दिखेगा? ऊपर में आपको थोड़े एक हल्के लेवल का ग्रास दिखेगा, एकदम ही पतला लेवल का। ठीक है, उसको मॉसेस और लाइचेंस कहते हैं। और उसके नीचे आपको क्या दिखेगा? परमानेंटली फ्रोजन लेयर, मतलब वहां पे आपको आइस दिखेगा। और वो आइस किसके साथ में? सॉइल, ग्रेवल एंड सैंड के साथ में। और इनको दोनों तीनों को भी कंबाइन किसने किसने करके रखा है? आइस ने। मतलब इट इज अ परमानेंटली फ्रोजन लेयर बिलो अर्थ सरफेस, उसको परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। परमाफ्रॉस्ट यूजुअली रिमेन्स एट और बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा या फिर उससे कम रहेगा फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। मतलब कम से कम वो स्पेसिफिक जो रीजन है, जो अर्थ के सरफेस के नीचे का इलाका है, कम से कम 2 साल के लिए क्या रहना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस पे या फिर उससे कम उसका टेम्परेचर होना चाहिए। परमाफ्रॉस्ट कैन बी फाउंड ऑन लैंड एंड बिलो द ओशन फ्लोर। परमाफ्रॉस्ट कैन बी फाउंड ऑन लैंड एंड बिलो द ओशन फ्लोर। कहां पे पाया जाता है परमाफ्रॉस्ट? लैंड पे पाया जाता है या फिर ओशन फ्लोर के नीचे। तो जहां पे भी टेम्परेचर 0 डिग्री या फिर उससे नीचे होता है, वहां पे क्या मिलता है? ये परमाफ्रॉस्ट मिलता है। एंड इट इज अ परमानेंटली, it is what it is permanently frozen layer below earth surface. ये ध्यान में रखना, it is a very important statement. And soil, gravel and sand usually bound by ice, इसको बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। नेक्स्ट, हाँ, दीज आर द फिगर्स ऑफ परमाफ्रॉस्ट बेटा। ये देखना, दिस इज द लेयर, ये टॉप लेयर है अर्थ का। यहाँ पे 2 फिगर्स मैंने लगाए। लेफ्ट वाला जो फोटो है उसमें देखना, ये ऊपर वाला जो रहता है ना, अभी मैंने जो आपको बताया कि एकदम हल्के लेवल का ग्रास रहता है, बट ये जहां पे कोल्ड सिचुएशन है वहां पे आपको दिखेगा। जहां पे कोल्ड सिचुएशन है वहां पे ही आपको परमाफ्रॉस्ट दिखेगा। और देखो ये नीचे कैसा, ऐसा आइस, और ये आइस के साथ में क्या क्या बाउंड रहता है? सैंड, ग्रेवल। ठीक है, सैंड, ग्रेवल, ये इसकी क्या ये इसके साथ में क्या रहता है? बाउंड रहता है। तो ऐसा ये दिखता है, ये साइड्स, ये दिस इज अ साइड पिक्चर ऑफ बेसिकली परमाफ्रॉस्ट रीजन। एंड ये देखिए राइट हैंड साइड में जो है, दैट इज द इनसाइड पिक्चर। ठीक है, जो फ्रंट व्यू है वो फ्रंट व्यू ऐसे रहता है। तो ऊपर का रीजन जो रहता है दैट इज परमाफ्रॉस्ट विथ लो आइस कंटेंट एंड आइस रिच ग्राउंड। मतलब जो नीचे का रीजन रहता है वह उसमें आइस का कंटेंट ज्यादा रहता है। सो ऐसे परमाफ्रॉस्ट दिखता है।
समझा बेटा परमाफ्रॉस्ट क्या रहता है? तो इट इज अ परमानेंटली फ्रोजन लेयर बिलो अर्थ सरफेस। ठीक है, किसी को डाउट है परमाफ्रॉस्ट में? तो पहला, हाँ तो पहला न्यूज समझा, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट का है। कब लॉन्च किया गया था? 2001 में लॉन्च किया गया था। टारगेट क्या था? टू स्टॉप इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। कौन से ग्रीन हाउस गैसेस? 3 ग्रीन हाउस गैसेस को टारगेट करता है, CO2, CH4 एंड 2। मेजर कॉज क्या है? एमिशन कैसे होता है? एंथ्रोपोजेनिक सोर्स से होता है। और उसमें भी कौन से? एग्रीकल्चर वेस्ट एंड फॉसिल फ्यूल। मीथेन क्रिस्टल को क्या बोलते हैं? क्लैथरेट्स कहते हैं। और ये कहाँ पे फॉर्म होता है? जहां पे ठंडा रीजन है, कोल्ड रीजन, एंड O2 पुअर अंडर सी सेडिमेंट्स। क्लैथरेट्स आर ऑल्सो ट्रैप्ड इन परमाफ्रॉस्ट। मतलब जहां पे भी जो अर्थ का सरफेस है उसके नीचे पूरा फ्रोजन रहता है, वहां पे भी हमको मीथेन क्रिस्टल्स पाए मिलेंगे। अब देखना, ये ध्यान में रखना, ये जब आइस मेल्ट होगा बेटा, जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो क्या होता है? दिस आइस मेल्ट्स। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तब ये आइस क्या होता है? ये मेल्ट होता है। और जब ये मेल्ट होता है ना, तो ये मीथेन क्रिस्टल जो रहते हैं, जिसको क्लैथरेट्स कहते हैं, ये भी क्या होते हैं? ये भी मेल्ट होते जाते हैं। और जो मीथेन ट्रैप करके रखा गया है, सालों साल तक ट्रैप करके रखा गया है अर्थ के सरफेस के नीचे, वो क्या हो जाता है? वो खुल जाता है और ऊपर में एटमॉस्फेयर में चले जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट द कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन इन द एटमॉस्फेयर इज इंक्रीजिंग। और ये टेम्परेचर इसीलिए बोला जाता है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है। ग्लोबल वार्मिंग को क्यों कंट्रोल करना है? बिकॉज ये जो परमाफ्रॉस्ट है, द परमानेंटली फ्रोजन लेयर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, शुड रिमेन इन दैट स्टेट। अगर वो नहीं रहती है तो और मीथेन का एमिशन बढ़ेगा। ठीक है, अब ये मीथेन को कंट्रोल कैसे करना है? तो एक हाइड्रोक्सिक रेडिकल आता है। आप ये भी आपके सेक्शन में ही बताया, उसी न्यूज में बताया गया है। व्हाट इज हाइड्रोक्सिल रेडिकल? हाइड्रोक्सिल रेडिकल मतलब OH रेडिकल। अब ये OH इज नोन एज द क्लींसर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। Such kind of an statement can come into the prelims. ठीक है, OH is known as the cleanser of the atmosphere. अगर आपको सवाल आता है कि which radical is the cleanser of the atmosphere, it is hydroxyl radical. OH is the main oxidant of CH4. ठीक है, मतलब ये क्या करता है? CH4 को ऑक्सीडाइज करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ अबाउट 90% ऑफ मीथेन रिमूवल इन द एटमॉस्फेयर। मतलब अगर आपको एटमॉस्फेयर से मीथेन को रिमूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लींसर ऑफ द एटमॉस्फेयर कहते हैं। सेकेंड न्यूज, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट। देखिए, कभी भी ऐसे रिपोर्ट आते हैं तो आपको सवाल कैसे पूछे जाते हैं? एक तो भाई वो कौन से साल का रिपोर्ट है, अब ये रिपोर्ट में ही बताया गया है कि इट इज पब्लिश इन 2020। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि ये रिपोर्ट किसने लॉन्च किया है। अब यहाँ पे वही हम लोग देखेंगे, इट इज अ कोलैबोरेटिव प्रोडक्ट ऑफ द ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिस्टिक पार्टनरशिप। देखो मैंने नंबरिंग किया है, कोलैबोरेटिव प्रोडक्ट ऑफ द ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिस्टिक पार्टनरशिप फॉर्म बाय UN यूनिवर्सिटी। ठीक है, मतलब पहला कौन है? ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिस्टिक पार्टनरशिप, दिस इज फर्स्ट। और उसके बाद में सेकंड कौन है? UN यूनिवर्सिटी। थर्ड कौन ऑर्गेनाइजेशन है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। एंड लास्ट, इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन इन क्लोज कोलैबोरेशन विद UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, सो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट, ये बेसिकली इसमें टोटल दिस इज अ कोलैबोरेटिव प्रोडक्ट ऑफ 4 organizations. One is global e-waste statistic partnership, second is UN university, third is international telecommunication union, and fourth is international solid waste association in close collaboration with united nation environment program. अब ये बेसिकली देखना, ये UNEP क्या है, ये आपको एनवायरमेंट के क्लास में नीलेश सर बताएंगे। ठीक है, तो ये ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? इतने 4 ऑर्गेनाइजेशंस मिलके क्या करते हैं? ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। अब देखो, आपको जब प्रीलिम्स में सवाल आता है तो वो कैसा आ सकता है कि आपको 2 ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाएगा और 2 का आपको नाम पूछेंगे कि भाई इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व रहता है। और ये ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट पब्लिश करता है। इट इज नॉट गिवन इन विजन नोट्स। ये ध्यान में रखना, इट इज नॉट गिवन इन विजन नोट्स। ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। और देखो, सवाल जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं देखोगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स पे, तब तक आपको समझेगा नहीं कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। ठीक है, देखिए लास्ट ईयर में एक सवाल वो एलिफेंट पे पूछा गया था, बेबी एलिफेंट पे। वो मैंने आपको बताया था कि केरला में ऐसे ऐसे हुआ है, ये सिचुएशन हुआ है। और ऐसे भी टॉपिक्स पे यूपीएससी सवाल पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमको जो भी करंट अफेयर का टॉपिक है उसमें थोड़ा इन डेप्थ जाना पड़ेगा।
इसके बाद हाँ, अब ये ई वेस्ट जनरेटर इन द वर्ल्ड, टॉप थ्री कंट्रीज विच जनरेट लार्जेस्ट ई वेस्ट इन द वर्ल्ड आर, पहले रैंक पे यूएसए आता है, दूसरे पे चाइना आता है, तीसरे पे इंडिया आता है। कभी कभी एक ऑप्शन ऐसा भी आएगा कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ई वेस्ट इन द वर्ल्ड, सो इंडिया इज नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ई वेस्ट इन द वर्ल्ड। ये ध्यान में रखना, पहले दो कौन है, पहले पे यूएसए आएगा, दूसरे पे चाइना आएगा और तीसरे पे इंडिया आएगा। अब इसमें एक बेसल कन्वेंशन आता है, ये बेसल दिस कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज विल बी एलैबोरेटेड एंड एक्सप्लेन बाय नीलेश सर इन द एनवायरमेंट सेक्शन। तो अभी वो जल्दी आपके जो लेक्चर्स होंगे उसमें पूरा आपको बताया जाएगा। अभी का ध्यान में रखो, बेसल कन्वेंशन क्या है, इट इज वन टाइप ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन नंबर ऑफ कंट्रीज, इट इज वन टाइप ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन नंबर ऑफ कंट्रीज, इट एड्रेसेस। अब ये बेसिकली जो भी कन्वेंशन या फिर जो भी ट्रीटीज साइन होते हैं, मतलब जो भी एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं बिटवीन नंबर ऑफ कंट्रीज, उसका बेसिकली ध्यान में रखना, उसका टारगेट क्या रहता है, उसका पर्पस क्या रहता है कि किसी तो भी चीज को क्या करे, कंट्रोल करे। मतलब जैसा यहाँ पे बात हो रही है, ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ, बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, दिस इज बेसिकली द बेसल कन्वेंशन। ठीक है, बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट। अब ये कब एडॉप्ट किया गया था, इट वाज एडॉप्टेड इन 1989, ये 1989 में एडॉप्ट किया गया था एंड केम इनटू फोर्स इन 1992। ठीक है, 1989 में इसको एडॉप्ट किया गया था और फोर्स में कब आया, 1992 में आया। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना, आपको कभी कभी पूछा ऐसा भी एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे देंगे कि बेसल कन्वेंशन वाज adopted in 1992 but it was adopted in 1989 and it came into force, मतलब इसका implementation 1992 से शुरू हुआ है। और बेसल कन्वेंशन किसके बारे में है, ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट। हैजार्डस वेस्ट मतलब क्या बेटा, जो ह्यूमन बॉडी को या फिर नेचर को बहुत घातक ऐसे जो सब्सटेंसेस रहते हैं ना, तो दो जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट होता है या फिर इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, इसमें ऐसे हैजार्डस वेस्ट वाले सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा, ये बेसल कन्वेंशन कहता है। ठीक है, अब ये कन्वेंशन क्या, इसका पर्पस क्या है, इट एम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, इट एम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि भाई ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट इसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द जनरेशन, ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड अदर वेस्ट। मतलब जो भी ऐसे वेस्ट जो बहुत ज्यादा हैजार्डस है ह्यूमन हेल्थ के और एनवायरमेंट के लिए, ऐसे वेस्ट का ट्रांसपोर्ट न किया जाए, इसीलिए क्या किया, कौन सा कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया, बेसल कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया 1989 में और फोर्स में कब लाया, 1992 में। तो ये बेसल कन्वेंशन ध्यान में रखिए, इस पर सवाल पूछा गया है प्रीलिम्स में। और अगर आपने पिछले सालों के सवाल देखे होंगे, मैंने पहले ही आपको बताया, आपको कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ाई करने के पहले आपको क्वेश्चंस देखना है कि कैसे कैसे सवाल आते हैं, उस हिसाब से हमको प्लानिंग करना है। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज इज मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, अब मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन मतलब क्या बेटा, देखिए आप जो भी प्लास्टिक यूज करते हैं अल्टीमेटली वो कहाँ पे डिस्पोज किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक तो भाई नेचुरली डिकम्पोजेबल नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में कुछ प्लास्टिक पे प्रोसेसिंग किया जाता है, मतलब उनसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेशन, अभी नए नए जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रहे हैं उसके कारण वो किया जाता है। बट मेजोरिटी ऑफ द प्लास्टिक which we use in our day-to-day life ultimately get disposed at landfills or in oceans। जो लैंडफिल मतलब क्या, आप देखना नागपुर का जितना भी कचरा होता है बेटा, वो नागपुर सिटी के बाहर में एक बहुत बड़ा जमीन में गड्ढा किया गया है और वहां पे क्या होता है, उसको लैंडफिल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, लैंडफिल। मतलब वो क्या किया जाता है, वो लैंड में वो पूरा कचरा डाला जाता है और उस पर मिट्टी डाली जाती है और ऐसे करते करते वो माउंटेन ऑफ जो वेस्ट है वो हमको दिखता है। ठीक है, सो बेसिकली मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन कहाँ पे हो रहा है, ये प्लास्टिक जो भी अल्टीमेटली बचता है वो कहाँ पे डाला जाता है, ओशन में डाला जाता है। अब आपको सबको पता है बेटा ओशन में क्या रहते हैं, एक इकोसिस्टम बनी हुई है। ठीक है, एक ओशन की इकोसिस्टम है, मतलब वहां पे मछलियां है, उनका पूरा मतलब जो भी एनिमल्स, मरीन एनिमल्स वगैरह है, दैट आल्सो लिव इन दैट सिस्टम। और एज अ ह्यूमन वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट फॉर आवर सर्वाइवल ऑन द ओशन। मतलब कैसा कि भाई हमारा जो फिश वगैरह हम लोग खाते हैं वो भी हमको कहाँ से मिलता है, ओशन से मिलता है। अब ये मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन का निगेटिव इंपैक्ट क्या है कि ये जो प्लास्टिक रहता है ना, ये प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता, बट इसके छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स में टुकड़े हो जाते हैं। और ये जो टुकड़े रहते हैं मतलब एकदम माइन्यूट पार्टिकल्स रहते हैं प्लास्टिक के, ये जो प्लास्टिक के पार्टिकल्स रहते हैं अल्टीमेटली फिश वगैरह जो रहती है वो कंज्यूम करती है और उनके इकोसिस्टम में चले जाते हैं। और यही जो फिश के प्लास्टिक के पार्टिकल्स रहते हैं अल्टीमेटली किसके खाने में आ जाते हैं,
ह्यूमन के कंजम्पशन में आते हैं, और बेटा उसके कारण कैंसर समान ऐसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बढ़ते जा रहे हैं। सो ये मरीन का प्लास्टिक कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसका नाम था, द रिपोर्ट नेम वाज ब्रेकिंग द प्लास्टिक वेव। क्या था? ब्रेकिंग द प्लास्टिक वेव। अब ये ब्रेकिंग द प्लास्टिक वेव, अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ पाथवेज टुवर्ड्स स्टॉपिंग ओशन प्लास्टिक पोल्यूशन। क्या था इसका पर्पस? अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ पाथवेज टुवर्ड्स स्टॉपिंग ओशन प्लास्टिक पोल्यूशन, मतलब ओशन प्लास्टिक पोल्यूशन स्टॉप करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसीलिए एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसका नाम था ब्रेकिंग द प्लास्टिक वेव, जिसका नाम था ब्रेकिंग द प्लास्टिक वेव। अब ये कौन से एनजीओ ने पब्लिश किया? प्यू ट्रस्ट नाम का एक एनजीओ है, प्यू ट्रस्ट, PEWTRUST। दिस ट्रस्ट पब्लिश दिस रिपोर्ट जिसका नाम था ब्रेकिंग द प्लास्टिक वेव, मतलब ओशन में जो भी प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है उसको कैसे कम किया जाए, इस पे ये रिपोर्ट में बताया गया है। तो इसके कुछ कन्वेंशन है, कुछ एग्रीमेंट्स है। देखो कभी भी कोई भी ऐसे कुछ मरीन का मतलब प्लास्टिक का कुछ होता है, कुछ कोई गैसेस को कम करना है, तो इस पर अलग अलग कन्वेंशन, अलग अलग एग्रीमेंट हुए इंटरनेशनल लेवल पे, वो हमको पता होने चाहिए। जैसा व्हाट इज लंदन कन्वेंशन, इसमें का एक इंपॉर्टेंट क्या है? लंदन कन्वेंशन। अब ये लंदन कन्वेंशन क्या है बेटा? प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन बाय डंपिंग वेस्ट एंड अदर मैटर। ठीक है, मतलब ये लंदन कन्वेंशन जो हुआ था उसमें ऐसा डिसाइड किया गया कि ये मरीन जो पोल्यूशन हो रहा है, जो ओशन का पोल्यूशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डंपिंग वेस्ट एंड अदर मैटर। तो उसको कैसे रोका जाए, इस पर ये एक कन्वेंशन हुआ था जिसमें नंबर ऑफ कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, और वो जो कन्वेंशन में डिसीजंस लिए गए उसको बोलते हैं लंदन कन्वेंशन। तो आपको पूछा जा सकता है कि लंदन कन्वेंशन इन एनवायरमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन, मतलब प्लास्टिक का जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कम करने के लिए लंदन कन्वेंशन किया गया था। दूसरा है मार्पॉल। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इनिशिएटिव एट इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन। ठीक है, मार्पॉल क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन। ठीक है, तो मरीन पोल्यूशन को रोकने के लिए ये भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है मार्पॉल करके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा केरला गवर्नमेंट, अभी मैंने आपको बताया कि स्टेट्स के भी इनिशिएटिव्स हमको पता होने चाहिए जो कुछ यूनिक है, जो थोड़े अलग है। तो यहाँ पे केरला गवर्नमेंट ने प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए जो ओशन में है उसके लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, उसका नाम है सुचित्वा मिशन। क्या नाम है? सुचित्वा मिशन। अब ये मिशन में क्या है? बेसिकली फिशिंग प्लस प्लास्टिक रिमूवल, मतलब जो फिशरमैन रहेंगे वो फिशरमैन को केरला गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको बोल रही है कि भाई आप जब फिश पकड़ने जाते हो, आप जब फिश कैच करने जाते हो, तो आप क्या कीजिए, आप फिशिंग तो कीजिए, बट आपको जो समुद्र में जो फेंके हुए प्लास्टिक है रहता है, जो नेट्स रहते हैं, जैसा फिशरमैन लोग क्या करते हैं, उनका अगर नेट जाला जो रहता है, वो जाला अगर खराब हो जाता है, जो नेट खराब हो जाता है, तो वो वही फेंक देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ प्लास्टिक आपको मिलता है ओशन से, तो उसको आप लेके आइए और समुद्र से बाहर निकालिए, और जो भी जितना भी आप प्लास्टिक लाओगे उसके उसके प्रोपोर्शनेट आपको क्या दिया जाएगा? पैसा दिया जाएगा। सो दिस इज सुचित्वा मिशन। अब ये थोड़ा इनोवेटिव मिशन है कि यहाँ पे केरला गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो फिशरमैन कम्युनिटी है, जिनका डिपेंडेंस है सी पे, उनको ही इन्वॉल्व कर दिया। मतलब ये लोकल इनिशिएटिव है, वन ऑफ द इनोवेटिव इनिशिएटिव लॉन्च बाय केरला गवर्नमेंट। सो सुचित्वा मिशन हमको याद रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी चीजें आपको प्रीलिम्स में पूछी जाती है। नेक्स्ट, फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज सस्टेनेबल ओशन इकोनॉमी फॉर 2050 रिपोर्ट। कौन सा है? सस्टेनेबल ओशन इकोनॉमी फॉर 2050 रिपोर्ट। अब बेसिकली ये सस्टेनेबल ओशन इकोनॉमी का मतलब क्या है कि हमको जो हम लोग ओशन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण हमारा इकोनॉमी चलता है। अभी मैंने क्या बताया बेटा? फिश, हम लोग जो समुद्री मछलियां रहती है उनसे भी हमारा क्या होता है? ओशन इकोनॉमी हमारी चल रही है। दूसरा क्या होता है? ओशन में क्या मिलते हैं? मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, मिनरल्स मिलते हैं, फिर क्रूड ऑयल मिलता है। तो ये सब जो चीजें हमको मिलती है जिससे हमारी उस रीजन की स्पेसिफिकली इकोनॉमी चलती है, ये जो हमको चीजें मिल रही है क्या होनी चाहिए? सस्टेनेबल होनी चाहिए। मतलब भाई अगर आपको फिश, अगर आप आज जितना निकालते हो, तो एटलीस्ट आपने ये सोचना चाहिए कि वो फिश का जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो कंटिन्यू रहे। मतलब आज आज अगर आप 10 टन का फिश वो स्पेसिफिक सी के रीजन से निकालते हो, तो ये 10 टन का जो एवरेज है कंटिन्यू रहना चाहिए। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल ओशन इकोनॉमी। मतलब उसका फायदा आज के भी जनरेशन को हो रहा है, कल के भी जनरेशन को होगा, और आने वाली जितनी भी जनरेशन है उनको वहां तक रहेगा। सो ये उसका पर्पस रहता है। तो इसीलिए ये जो रिपोर्ट है, ये बेसिकली इट इज पब्लिश बाय द हाई लेवल पैनल फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमी। ठीक है, कौन से पैनल ने पब्लिश किया? ये हाई लेवल पैनल फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमी, जिसको ओशन पैनल भी कहते हैं। हाई लेवल पैनल फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमी, जिसको ओशन पैनल भी कहा जाता है। इसमें कुल मिला के 14 नेशंस आर देयर। कितने नेशंस आर देयर? 14 नेशंस आर देयर। 14 नेशन
का बनता है ये हाई लेवल पैनल फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमी, एंड इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस पैनल। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कभी कभी आपको ये भी पूछा जाता है कि कोई भी ग्रुपिंग है वो स्पेसिफिक ग्रुपिंग में इंडिया इन्वॉल्व है कि नहीं है। हमको क्या लगता है कि भाई सवाल पूछा है मतलब इंडिया इन्वॉल्व रहेगा ही, ऐसा नहीं रहता, ये ध्यान में रखिएगा। ये अभी सस्टेनेबल ओशन इकोनॉमी फॉर 2050 रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट इज बेसिकली पब्लिश बाय हाई लेवल पैनल फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमी। ठीक है, कौन पब्लिश करता है? हाई लेवल पैनल फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमी, और इसमें टोटल 14 नेशंस आर देयर, इंडिया इज नॉट अ मेंबर। आपका होमवर्क क्या है कि ये 14 नेशंस कौन से है ये आपको देखना है। सस्टेनेबल ये आपको देखना है, ये हाई लेवल पैनल फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमी में ये 14 नेशंस कौन है ये आपको देखना है। बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंडिया इज नॉट अ member. Fifth important news is cooling emission and policy synthesis report. Fifth important news is cooling emissions and policy synthesis report. अब ये बेसिकली ये किसने लॉन्च किया है? ठीक है, कौन लॉन्च करता है? यहाँ पे देखा बोला गया है दिस स्पेसिफिक रिपोर्ट कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट इज लॉन्च बाय यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, this specific report is launched by United Nation Environment Program and IEA, International Energy Agency. IEA क्या है? International Energy Agency. So this cooling emission and policy synthesis report is launched by United Nation Environment Program and IEA, International Energy Agency. अब इसमें क्या बोला गया है कि कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट, नाम से ही बेटा हमको समझता है कि जो भी केमिकल प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड फॉर कूलिंग पर्पसेस, ऐसे जो केमिकल प्रोडक्ट है जो कूलिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको कम कैसे किया जाए, उनका यूज कम कैसे किया जाए। बिकॉज दोज केमिकल्स विच आर यूज फॉर कूलिंग, फॉर एग्जांपल इन रेफ्रिजरेटर, इन एसीज, ठीक है, जहां पे भी कूलिंग का रिक्वायरमेंट रहता है यहाँ पे ये केमिकल यूज किए जाते हैं, और दीज केमिकल्स आर हार्मफुल केमिकल फॉर और ओजोन लेयर। ठीक है, दीज केमिकल्स आर हार्मफुल लेयर फॉर ग्लोबल वार्मिंग। सो इनको कम कैसे करना, इसीलिए रिपोर्ट बनाया गया बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इन दोनों ने। अब सेकंड पॉइंट क्या है? किगली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल could avoid up to 0.4 डिग्री सेल्सियस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बाय 2100। ये किगली अमेंडमेंट क्या है और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? पहले हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखेंगे कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है, देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, ऑल्सो नोन सिंपली एज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मतलब क्या कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो क्या डिसीजन लिया गया कि ऐसे जो भी प्रोडक्ट्स है जो हमारी ओजोन लेयर को हानि पहुंचा रहे हैं या फिर जो हमारी ओजोन लेयर को थ्रेट है, जिनके कारण हमारी ओजोन लेयर कम हो रही है, ऐसे प्रोडक्ट्स को क्या करे, इंटरनेशनल लेवल पे उनका प्रोडक्शन और उनका कंजम्पशन दोनों भी क्या करे, कम किया जाए, ताकि हमारी ओजोन लेयर क्या हो सके, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। कैन एनीवन टेल मी इन शॉर्ट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन लेयर का क्या इंपॉर्टेंस है बेटा? पराबैंगनी किरणों को परावर्तित करती है। हाँ, बेसिकली देखो ओजोन लेयर क्या करती है। ओजोन लेयर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, तीन प्रकार के उसका क्लासिफिकेशन होता है। यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। ठीक है, अब इसमें के जो हार्मफुल रेडिएशंस रहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ये क्या करती है, हमारे अर्थ तक नहीं आनी चाहिए बेटा। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारे अर्थ तक आती है तो क्या हो सकता है, हमको कैंसर वगैरह हो सकता है, हमारी स्किन जल सकती है। तो ये ना हो, इसीलिए क्या होता है, इसमें के जो हार्मफुल रेडिएशंस है उनको कौन ब्लॉक करता है? ओजोन लेयर ब्लॉक करता है एटमॉस्फेयर में। एंड ये ओजोन लेयर अगर नहीं रहता है तो क्या होगा, ये पूरे जो हार्मफुल रेडिएशंस रहेंगे अर्थ पर आ जाएंगे और हम लोग मर जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये ओजोन का होना, ये ओजोन लेयर का होना बहुत आवश्यक है। और ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ऐसे जो सब्सटेंसेस है कि जिनके कारण ये ओजोन लेयर को हानि हो रही है, इसका साइज कम होते जा रहा है या फिर डेंसिटी कम हो जा रही है, उनको क्या करे, उनको कम करे। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, also known simply as the Montreal Protocol, is an international treaty designed to protect the ozone layer by phasing out the production of numerous substances that are responsible for ओजोन डिप्लेशन। और उसमें का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस कौन से है, जो कूलिंग पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं, जो कूलिंग के लिए यूज किए जाते हैं, ये भी इनमें होते हैं। अब ये किगली अमेंडमेंट क्या है? ये किगली अमेंडमेंट इज बेसिकली, किगली इज द प्लेस जहां पे ये डिसीजन लिया गया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कुछ कुछ ऐसे गैसेस है जो कूलिंग के लिए इस्तेमाल होती है,
उनको भी क्या किया जाएगा, उनका भी प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों भी कम किया जाएगा, इसको बोलते हैं किगली अमेंडमेंट। थर्ड इज टू फेस डाउन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। मतलब जो हमारी रेफ्रिजरेटर वगैरह रहती है ना, इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज किया जाता है। तो किगली अमेंडमेंट क्या है? किगली अमेंडमेंट बोलता है कि ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, इसका भी प्रोडक्शन और कंजम्पशन क्या करना है, हमको कम करना है, ताकि हम लोग किसको बचा सके, ओजोन जो हमारी लेयर है वो ओजोन को हम लोग बचा सके। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट का एक एक्शन प्लान है जिसको बोलते हैं इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। जिसको क्या बोलते हैं? इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। मतलब हमारे यहाँ पे अभी आप देखोगे, नागपुर का ही अगर मैं बात करूं तो नागपुर में आपको सबको पता है कि फ्रॉम द लास्ट 1 वीक टेम्परेचर हैज इंक्रीज रैपिडली। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको पता है कि भाई हर घर पे अभी कूलर, एसी, जो भी कूलिंग डिवाइसेस रहेंगे वो सब अभी निकल के आ रहे हैं। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने अभी से सोच के रखा है कि भाई ये टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, अभी मैंने आपको बताया कि नागपुर का टेम्परेचर पिछले 10 साल में 1 to 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। ठीक है, कुछ कुछ रिपोर्ट में तो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये जो राइज हुआ है टेम्परेचर में नागपुर के, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, और इसका जो निगेटिव इम्पैक्ट हमारे रहने वाले लोगों पे हो रहा है, नागपुर के लोगों पे हो रहा है, तो उसको कम किया जाए। इसीलिए इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। कि मतलब इसमें क्या क्या हो सकता है कि जो नए घर का डिजाइन रहेगा, कि ऐसे कुछ घरों का अभी निर्माण हो रहा है कि जिसमें मटेरियल जो यूज किया जाता है वो हीट कम ट्रैप करता है, ऐसे भी इनोवेशन चल रहे हैं। ये सब चीजें ये इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान में आएंगी। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया। 6th इज टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018। टाइगर स्टेटस रिपोर्ट आया 2018 का। देखिए ये पहला इंपॉर्टेंट थिंग, दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन आपको इंडिया में मिलेंगी। ठीक है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इज इन इंडिया, ये ध्यान में रखना। दूसरा, यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट हैज लॉन्च। ठीक है, मतलब कुछ कुछ स्कीम्स उन्होंने लॉन्च किए टू प्रोटेक्ट द टाइगर। हमारे गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2022 तक हमको क्या करना है, हमारा टाइगर पॉपुलेशन को डबल करना है, दुगना करना है, ये ध्यान में रखना। तो एम स्ट्रिप्स क्या है? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। एम स्ट्रिप क्या है? इट इज मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, दैट इज एम स्ट्रिप्स। दूसरा जो प्रोग्राम लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, दैट इज कैटरैट, कैमरा ट्रैप डेटा रिपोजिटरी एंड एनालिसिस टूल। मतलब क्या होता है कि जो टाइगर सेंसस जब होता है, मतलब टाइगर की जनगणना होती है, मतलब कितने टाइगर कौन से रीजन में पाए जाते हैं, इसका एनालिसिस किया जाता है। तो इसलिए कैमरा ट्रैप लगाए जाते हैं, और वो सेंसर वाले कैमरे रहते हैं बेटा, कि जहां पे अगर टाइगर अगर वो स्पेसिफिक कैमरे के सामने से जाता है तो उसका फोटो निकाल लेता है। इसको बोलते हैं कैटरैट, कैमरा ट्रैप डेटा रिपोजिटरी एंड एनालिसिस टूल। एंड फर्स्ट वन इज एम स्ट्रिप्स, monitoring system for tigers intensive protection and ecological status। monitoring system for tigers intensive protection and ecological status। कुल मिला के अगर बात की जाए, मैंने आपके ग्रुप में भी डालता हूँ, सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, दीज आर 526। सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेट आता है? कर्नाटका। एंड थर्ड नंबर पे उत्तराखंड आता है, 442। अगर आपको किसी ने पूछा कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर कौन से कंट्री में मिलते हैं, तो इट इज इंडिया। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर कौन से कंट्री में मिलते हैं, तो इट इज इंडिया। अगर आपको किसी ने पूछा कि इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर है, तो एमपी। फर्स्ट नंबर पे एमपी आएगा, सेकंड पे कर्नाटक आएगा, थर्ड पे उत्तराखंड आएगा। और तीसरा, अगर आपको किसी ने पूछा कि इंडिया के कौन से ज्योग्राफिकल रीजन में टाइगर सबसे ज्यादा मिलते हैं, तो दैट रीजन इज वेस्टर्न घाट, दैट रीजन इज वेस्टर्न घाट, ये ध्यान में रखना। ज्योग्राफिकल रीजन, देखो प्लीज फोकस ऑन माय वर्ड्स, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट, और आपको ये ऐसे सवाल ये इसमें भी आते हैं, एम स्ट्रिप्स प्रोग्राम इज रिलेटेड टू व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एम स्ट्रिप्स? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। एम स्ट्रिप्स क्या है? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। एंड कैटरैट क्या है? कैमरा ट्रैप डेटा रिपोजिटरी एंड एनालिसिस टूल। सो टोटल अगर देखा जाए तो टॉप 3 में कौन आता है? पहले रैंक पे मध्य प्रदेश आता है 526, सेकंड पे आता है कर्नाटका 524, एंड थर्ड पे आता है उत्तराखंड 442। अब ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो टाइगर का प्रेजेंस 13 कंट्री में बेटा, टाइगर इज प्रेजेंट इन 13 कंट्रीज। इट इज ऑल्सो योर होमवर्क कि वो 13 कंट्री कौन से ऑफकोर्स उसमें एक इंडिया रहेगा ही। और IUCN स्टेटस क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दिस इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अभी शॉर्ट में बताता हूं। बेसिकली जितने भी एनिमल्स है,
इंडिया में या फिर पूरे दुनिया में, इनको कितना खतरा है और कितनी इनकी पॉपुलेशन बची हुई है, उसके बेसिस से क्या करती है ये, वो स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ एनिमल इज कितना उसको खतरा है, उसके हिसाब से उनका कैटेगराइजेशन किया जाता है। जैसा मैंने अभी बताया कि दीज टाइगर्स आर एंडेंजर्ड, ठीक है। एंडेंजर्ड मतलब क्या कि इनका बहुत कम पॉपुलेशन बचा हुआ है बेटा, तो इनको अगर बचाना है तो इसको प्रोएक्टिवली जो जहां पे भी ये प्रेजेंट है उन वहां की गवर्नमेंट्स को इनके लिए क्या करना पड़ेगा, स्पेशल प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे। जैसा देखिए अभी इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है हमारे यहाँ पे, अगर आप एक बार अगर कभी आप जाते हो पेंच में या फिर ताडोबा में वगैरह, वहां पे सीधा रूल रहता है बेटा कि एक बार आदमी मर गया तो चलेगा बट टाइगर नहीं मरना चाहिए। और टाइगर अगर मरता है तो बहुत बड़ा बवाल होता है, क्योंकि अभी देखिए रिसेंटली एक दो टाइगर का नेचुरल डेथ हुआ, तो उसमें भी उनको रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करना पड़ता है कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। अभी तक हो रहा था बट अभी बढ़ रही है, जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे इनिशिएटिव्स लिए टू कंजर्व द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, तब से क्या हो रहा है, इनका पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। आप मुझे कोई बता सकता है कि व्हाट इज द रीजन कि टाइगर को बचाने के लिए इतना कुछ क्यों क्यों किया जा रहा है? एनीवन? टाइगर को बचाने के लिए सरकार इतने स्कीम्स, इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है? लॉजिक लगाओ बेटा, एनवायरमेंट बचपन में भी पढ़ा है। इकोसिस्टम, हाँ, इकोसिस्टम chain, को मेंटेन food करने के लिए, chain में। फूड चेन को मेंटेन करने के लिए। वेरी गुड, सिंपल सी बात है यार, फूड चेन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर फूड चेन में। और टाइगर एक ऐसा है, टाइगर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कार्निवोर, ठीक है। टाइगर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कार्निवोर, उसका एक प्रेजेंस है। अगर वो जंगल में नहीं रहता है, अगर पूरी पॉपुलेशन टाइगर की खत्म हो जाती है बेटा, तो किसका पॉपुलेशन बढ़ेगा? टाइगर किसको खाता है? जो हर्बीवोर एनिमल रहते हैं, ठीक है, भैंसे हो गई या फिर जो नील गाय वगैरह हो गई या फिर डियर्स हो गए, इनको खाते हैं टाइगर। अगर टाइगर ही नहीं रहता है ना, तो इनका पॉपुलेशन इतना बढ़ जाएगा कि जंगल में सिर्फ हमको डियर दिखेंगे। अब भाई जंगल में डियर देखने कोई जाता है क्या? नहीं जाता है ना। सो ये भी कारण है। और दूसरा क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। फूड चेन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये फूड चेन का अगर कल जाके मानव ही नष्ट हो जाता है, ह्यूमन एक्सिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा बेटा, पूरी अर्थ बर्बाद हो जाएंगी। मतलब हमारा भी प्रेजेंस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना टाइगर का, ये ध्यान में रखिएगा। और इसका स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड है। इंडियन गवर्नमेंट टारगेट टू डबल द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर बाय 2022। उसके लिए CATS नाम का एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। ये जो प्रोटोकॉल्स है, मतलब इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है कि किस प्रकार टाइगर का कंजर्वेशन करना है और किस प्रकार उनको प्रिजर्व करना है। इसको CATS बोलते हैं, कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। एंड दिस स्पेसिफिकल हमारे जितने भी टाइगर रिजर्व्स है, ताडोबा हो गया, पेंच हो गया, कान्हा हो गया, ये पूरे रिजर्व ये CATS को फॉलो करते हैं, कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, प्लीज नोट इट डाउन। इसके बाद में 7th वन इज, हाँ, इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब ये इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या है? इट इज बेसिकली गिवन इन योर नोट्स, ठीक है, जो ये अपने जुलाई मंथ के नोट्स है उसमें आया है। बट इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे आता है? अरुणाचल प्रदेश में आता है बेटा। अरुणाचल प्रदेश में तो अभी हॉट टॉपिक है, सबको पता है, बिकॉज ऑफ द चाइना क्लैशेस रिसेंटली, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अरुणाचल प्रदेश इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब यहाँ पे एक ट्राइब रहती है, जो ट्राइब अफेक्टेड हो गई है बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन करने के लिए वहां पे जो लोग रहते हैं वो ट्राइबल लोग रहते हैं, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश इज वन ऑफ द ट्राइबल स्टेट। तो वो जो कम्युनिटी रहती है उसका वो कौन सा ट्राइब रहती है? ईडू मिश्मी ट्राइब। आपको सवाल पूछे जाते हैं कि दिस ट्राइब इज रिलेटेड टू विच स्टेट, तो ईडू मिश्मी ट्राइब बिलोंग टू अरुणाचल प्रदेश, ये ठीक है। and this tribe has been affected by the construction of Italian हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। बिकॉज देखिए, जब भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करना रहता है तो बहुत बड़ा इलाका पानी के नीचे जाता है बेटा। ऑफकोर्स पानी के नीचे तो जाता ही है, बट वहां पे जो भी गांव रहेंगे, जो भी लोग रहने वाले रहेंगे, उनको भी डिस्प्लेस करना पड़ता है, उनको भी एक जगह से दूसरे जगह सेटल करवाना पड़ता है। ये ध्यान में रखिएगा। इसको बोलते हैं इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड इट इज सिचुएटेड ऑन ड्री एंड टैंगॉन रिवर। ये कौन से नदी पे सिचुएटेड है इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? ड्री एंड टैंगॉन रिवर। सवाल पूछे जाते हैं, देखो जो भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट, देयर इज वन इनिशिएटिव टू कंजर्व द वाटर इन इंडिया, दैट इज नीरांचल। ये नीरांचल इनिशिएटिव 2016 में लॉन्च किया गया था, 2022 तक चलने वाला है। अब ये बेसिकली नीरांचल क्या है? इट इज अ वर्ल्ड बैंक असिस्टेड नेशनल वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। क्या है नीरांचल? इट इज वर्ल्ड बैंक असिस्टेड नेशनल वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। मतलब जो पानी का पूरा मैनेजमेंट है हमारे, पानी का मैनेजमेंट मतलब कैसा कि जो नेचुरल रेनफॉल होती है, जो लैंड पे गिरती है, जो ओशन पे गिरती है, जो नदियों में पानी आता है, उसको किस प्रकार से मैनेज किया जाए, इसीलिए
ये वर्ल्ड बैंक ने फंडेड एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नीरांचल। 2016 में लॉन्च किया गया था। टारगेट क्या है? 2022 तक। ये इसका लोगो है न्यूरांचल का, नेशनल वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। क्या है? नेशनल वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। हाँ, नाइन्थ इंपॉर्टेंट न्यूज इज वर्चुअल वाटर। ठीक है, वर्चुअल वाटर मतलब क्या? वर्चुअल पानी बेटा। अब बेसिकली वर्चुअल पानी मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, मान लीजिए आप अभी समर सीजन में वाटरमेलन खाते हो, ठीक है। अब वाटरमेलन में क्या रहता है बेटा? वाटरमेलन की अगर बात करें तो उसमें करीबन करीबन 70 to 80% तो पानी रहता है। 70 to 80% क्या रहता है? पानी रहता है। अब बेसिकली क्या है वर्चुअल वाटर? मतलब क्या कि ये वाटरमेलन बनने के लिए, ये वाटरमेलन बनने के लिए जितना भी पानी का जरूरत पड़ा, ये वाटरमेलन बनने के लिए जितना भी पानी का रिक्वायरमेंट लगा, उसको बोला जाता है वर्चुअल वाटर। उसको क्या बोला जाता है? वर्चुअल वाटर। यहाँ पे बोला गया इट रेफर्स टू द वाटर नीडेड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। इट रेफर्स टू द वाटर विच इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो भी पानी लगता है उसको बोलते हैं वर्चुअल वाटर। अकॉर्डिंग टू द वाटर फुटप्रिंट नेटवर्क, मतलब वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनने के लिए जितना भी पानी लगता है उसको बोलते हैं वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट का वाटर फुटप्रिंट, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का वाटर फुटप्रिंट। फॉर एग्जांपल, इफ व्हेन आई एम सेइंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ राइस, फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ राइस 3000 लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट स्टैट्स है। 3000 लीटर पानी जब हम लोग डालते हैं बेटा, तब जाके 1 किलो राइस का प्रोडक्शन होता है। इसका मतलब क्या है? द वाटर फुटप्रिंट ऑफ राइस 1 kg राइस इज हाउ मच? 3000 लीटर। मतलब जो भी पानी वो स्पेसिफिक राइस को प्रोडक्शन को लगता है वो कितना है? 3000 लीटर है। इसको बोलेंगे वाटर फुटप्रिंट ऑफ राइस। इसको बोलेंगे वाटर फुटप्रिंट ऑफ राइस। अब इंडिया, अकॉर्डिंग टू द वाटर फुटप्रिंट नेटवर्क डेटाबेस, इंडिया हैड द लोएस्ट वर्चुअल इंपोर्ट ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। मतलब कोई मुझे बता सकता है व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इंडिया हैड द लोएस्ट वर्चुअल इंपोर्ट्स ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। एनीवन? क्या होगा जब मैं कहता हूं कि इंडिया का वर्चुअल वाटर इंपोर्ट ये लोवेस्ट है दुनिया में? इसका मतलब क्या है? स्वरूपा, क्या मतलब है इसका? श्रीहरि, सुमित, बेटा इसका मतलब ये है, जब मैं कहता हूं कि इंडिया हैड द लोवेस्ट वर्चुअल इंपोर्ट्स ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड, मतलब क्या? अब मैंने आपको वाटरमेलन का एग्जांपल बताया, ठीक है, वाटरमेलन को छोड़ो, राइस का एग्जांपल बताया। 1 kg राइस को प्रोडक्शन करने के लिए कितना पानी लगता है? 3000 लीटर का पानी लगता है। अब मुझे बताओ, अगर हम लोग ये राइस का प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ज्यादा होता है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? ये राइस को एक्सपोर्ट करेंगे। ये राइस को क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। जब हम लोग राइस को एक्सपोर्ट करेंगे मतलब हम लोग लिटरली किसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग पानी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो 3000 लीटर पानी लगा बेटा 1 किलो राइस प्रोडक्शन करने के लिए, दैट 3000 लीटर वी आर एक्सपोर्टिंग। ठीक है, तो मैं जब कहता हूं कि इंडिया हैड द लोएस्ट वर्चुअल इंपोर्ट, मतलब क्या कि हम लोग बहुत कम ऐसी चीजें हैं कि जिन पे ज्यादा पानी लगता है वो हम लोग लाते हैं, कंपेयर टू कि जितनी चीजें हम लोग बाहर एक्सपोर्ट करते हैं खाने की, उनमें पानी बहुत ज्यादा लगता है। और लिटरली क्या होता है कि ये जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ वाटर की हम लोग बात करते हैं, वर्चुअल वाटर की, मतलब वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना भी पानी लगा है उसका जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो हमको ये दिखता है कि जो भी चीजें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, खाने की चीजें, प्रोडक्ट मेनली, उसको बनने के लिए जो भी पानी है वो ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू जितनी चीजें हम लोग खाने की इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं लोवेस्ट वर्चुअल इंपोर्ट ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। मतलब हमारा खाने के प्रोडक्ट में जो इंपोर्ट होता है वो हम लोग ऐसे ही प्रोडक्ट लाते हैं कि जिनको प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम पानी लगता है। ठीक है, वर्चुअल वाटर मतलब क्या? इट रेफर्स टू द वाटर नीडेड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। इसको ही हम लोग बोलते हैं वाटर फुटप्रिंट। अभी मैंने आपको राइस का एग्जांपल देके बताया। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ वर्चुअल वाटर मतलब क्या कि राइस का हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। राइस का तो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि 1 किलो के पीछे 3000 लीटर पानी हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है बेटा। ठीक है, और अगर हम लोग मान लीजिए राइस की जगह गेहूं का इंपोर्ट कर रहे हैं तो गेहूं को कितना लगेगा? मान लीजिए 1500 लीटर लगेगा 1 किलो को। तो लिटरली अगर देखा जाए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं राइस का, तो 1 किलो राइस को बनाने के लिए कितना पानी लगता है? 3000 लीटर। और वीट को हम लोग क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। वीट को हम लोग क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं।
तो मान लीजिए 1500 लीटर लगता है 1 किलो वीट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए। जब हम लोग 1 किलो राइस एक्सपोर्ट करते तो हमारा 3000 लीटर पानी एक्सपोर्ट हो रहा है और हमारा इंपोर्ट कितना हो रहा है, सिर्फ 1500 लीटर का। मतलब हमारा ट्रेड क्या है, 1500 लीटर में निगेटिव चल रहा है, बिकॉज हमारा उतना हम लोगों ने ज्यादा पानी एक्सपोर्ट किया। इसको बोलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ वर्चुअल वाटर। इंडिया इज नेट एक्सपोर्टर ऑफ वर्चुअल वाटर, मतलब हम जो भी प्रोडक्ट बाहर में बेचते हैं उसको बहुत ज्यादा पानी लगता है एज कम्पेयर टू इंपोर्ट के लिए। टेंथ इज स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। ये 10th न्यूज इज स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। 1972 में डिक्लेरेशन ये किया गया था, मतलब क्या एक्सेप्ट किया गया था, इस पर डिस्कशन हुआ था। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। जितने भी आपको एनवायरमेंट रिलेटेड ट्रीटीज मिलेंगे, जितने भी आपको एनवायरमेंट रिलेटेड डिस्कशंस मिलेंगे, या फिर जो भी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, आप लोग एनवायरमेंट में पढ़ोगे, ये सब ये 1972 में जब स्टॉकहोम डिक्लेरेशन साइन किया गया था उसके बाद इनका शुरुआत होता है। मतलब पहली बार अगर कंसर्न कहाँ पे, कौन से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में रेस किया गया था रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग, रिगार्डिंग एनवायरमेंट, रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, इट इज एट स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। और ये कहाँ पे आता है, इसको ही बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। ठीक है, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, कि बेटा जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है इसके कारण बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। अब ये पोल्यूशन को क्या करना है, ये पोल्यूशन को कम करना है या फिर कंट्रोल करना है, इसीलिए ये डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली देखना तो ये किसने लॉन्च किया है, इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग एंड आईटीएफ। इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग एंड आईटीएफ, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम एंड नीति आयोग। तो ये ध्यान में रखना, नीति आयोग और आईटीएफ ने कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। मतलब ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो भी फॉसिल फ्यूल लगता है इसका इस्तेमाल क्या क्या हो, दिन ब दिन कम हो। इसीलिए अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह आपको दिखेंगे, टेस्ला वगैरह जो कंपनी है, दीज आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू इलेक्ट्रीफाई द ट्रांसपोर्ट सेक्शन ऑफ व्हीकल। तो नीति आयोग एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो भी फ्यूल का कंजम्पशन होता है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। 12th इज ग्रीन एजी प्रोजेक्ट। 12th इज ग्रीन एजी प्रोजेक्ट मतलब क्या, ग्रीन एजी प्रोजेक्ट मतलब ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, ये ध्यान में रखना। ग्रीन एजी प्रोजेक्ट मतलब क्या, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। अब क्या लगता है बेटा, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट मतलब क्या है, सिंपल है, नाम से हमको समझता है। टू इट इज द प्रोजेक्ट टू लॉन्च टू रिड्यूस एमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर। मतलब जो भी गैसेस का एमिशन होता है उसको क्या क्या किया जाए, कम करने के लिए ये प्रोजेक्ट क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, एक मिनट गाइस। एक मिनट गाइस। हाँ ठीक है, ग्रीन एजी प्रोजेक्ट क्या है, इट इज द प्रोजेक्ट विच हैज बीन लॉन्च टू रिड्यूस एमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर। बिकॉज यह ध्यान में रखना कि एग्रीकल्चर में, मैंने आपको भी बताया कि एग्रीकल्चर में हम लोग क्या क्या आता है बेटा, हम लोग पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं तो उसका भी निगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट में होता है। हम लोग अलग अलग प्रकार के केमिकल पेस्टिसाइड वो भी इस्तेमाल करते हैं, उससे भी एमिशंस होते हैं। ठीक है, इवन मीथेन का वन ऑफ द लार्जेस्ट एमिटर इज एग्रीकल्चर। मतलब मीथेन गैस जो होती है वो नेचुरली पाई जाती है, और एग्रीकल्चर जितना हम लोग ज्यादा खेती करेंगे उतना वो गैस का प्रोडक्शन बढ़ता है। इवन जो हम लोग देखते हैं ना, गाय भैंसों का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पूरे दुनिया में इंडिया में है। तो दीज पॉपुलेशन ऑफ दिस कैटल्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एमिशन ऑफ मीथेन। ठीक है, तो मतलब ऐसा भी ना हो कि हमारे यहाँ पे गायों की संख्या इतनी बढ़ जाए कि भाई सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यही करे। ठीक है, बिकॉज दैट इज उनके भी कारण क्या होता है, मीथेन का जो कंसेंट्रेशन है एटमॉस्फेयर का वो क्या होता है, बढ़ता है। तो ग्रीन एजी प्रोजेक्ट क्या है, टू रिड्यूस एमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर विल बी इम्प्लीमेंटेड। अब ये कौन से स्टेट में ये ग्रीन एजी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होने वाला है, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड उत्तराखंड। ये 5 स्टेट्स में ये ग्रीन एजी प्रोजेक्ट को पायलट बेसिस पे लॉन्च किया जाने वाला है। विल बी इम्प्लीमेंटेड इन मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड उत्तराखंड। एंड ये ग्रीन एजी प्रोजेक्ट कौन फंड करने वाला है, इट इज बीन फंडेड बाय ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। इट हैज बीन फंडेड बाय ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। ये ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी में अलग अलग देशों ने, अलग अलग एनजीओ ने अपना खुद का पैसा वहां पे कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये एक फंड बनाया है। मतलब एनवायरमेंटल एक्टिविटीज के लिए जो भी पैसा लगता है वो ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी से लिया जाता है। अब ये ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी कब एस्टेब्लिश किया गया ये हम लोग देखेंगे।
बिकॉज इस पे भी सवाल आ चुके हैं और आ सकते हैं। इट वाज एस्टैब्लिश ऑन द ईव ऑफ 1992 रियो अर्थ समिट। ठीक है, 1992 में रियो में अर्थ समिट हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी सेटअप की गई थी टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट। ठीक है, वर्ल्ड बैंक सर्व्स एज द जीएफ ट्रस्टी एडमिनिस्ट्रेटिंग द फंड। और ये जो ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी के अंदर जो भी फंड है, इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, इसको मैनेज कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, मतलब उसका ट्रस्टी समान काम करता है। सेकंड, जीएफ ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी सर्व्स एज द फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू 5 कन्वेंशन। मतलब ये जो ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी है, ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म है। जो भी 5 कन्वेंशन है अभी मैं बताऊंगा, उनके रिगार्डिंग जो भी खर्चा होता है वो कहां से लिया जाता है, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी से लिया जाता है। पहला है सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखो आपको नीलेश सर जब एनवायरमेंट के कन्वेंशंस बताएंगे, पुरानी वाली बैच को पढ़ाया है, अभी की बैच को अभी पढ़ाने वाले हैं, तो तब आपको बताया जाएगा कि व्हाट आर दीज कन्वेंशंस। अभी मैं सिर्फ नाम बताता हूँ, आपका पूरा एलैबोरेशन सर बताएंगे। ठीक है, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी सर्व्स एज द फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू 5 कन्वेंशन। फर्स्ट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। Second is UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. Second is UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. First is Convention on Biological Diversity. Second is UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. Third is Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant. Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant. और fourth is UN Convention to Combat Desertification, and fifth is Minamata Convention on Mercury. Minamata Convention on Mercury. अब मुझे बाकी तो मतलब ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें का ये मिनामाटा कन्वेंशन किसी को पता है? व्हाट इज मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी? इट वाज इन 8-9 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी। क्या था? व्हाट इज मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी? Sir, Minamata is a disease caused due to the mercury. हाँ, तो ये कहा, मतलब इसको नाम कैसे मिला? Mercury. इसको मिनामाटा का नाम कैसे मिला? I don't know, sir, about that. यू डोंट नो? इसका मतलब आपने जो स्टेट बोर्ड के 8-9 स्टैंडर्ड के जो एनवायरनमेंट की बुक्स थे अच्छे से नहीं पढ़े। एनीवन? बेटा मिनामाटा ये नाम कौन सा? इट इज अ जापानीज नेम। ठीक है, अब ये जापानीज नेम मतलब क्या? देयर वाज वन लेक, मिनामाटा लेक उसका नाम था। ये लेक के साइड पे एक फैक्ट्री थी, और वो फैक्ट्री वाज द मैन्युफैक्चरिंग, वहां पे मर्क्यूरी का मैन्युफैक्चरिंग होता था। तो क्या हुआ कि वो स्पेसिफिक जो लेक था मिनामाटा लेक, वो लेक से जो भी फिशेस मिलते थे, वो फिशेस उस रीजन के लोग खाते थे। बट क्या हो गया कि जो फैक्ट्री थी, जो मर्क्यूरी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री थी, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते थे, वो पूरे वेस्ट प्रोडक्ट उसने कहाँ पे छोड़ना शुरू किया? वो मिनामाटा लेक में छोड़ना शुरू किया। अब इसके कारण क्या हो गया कि वो लेक में जो मर्क्यूरी का कॉन्सेंट्रेशन था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब बेटा ये मर्क्यूरी कैसा है? मर्क्यूरी का एक्यूमुलेशन होता है, मतलब ये मछलियां जो पानी वो अंदर लेती थी या फिर जो भी खाती थी, उसमें मर्क्यूरी का कंटेंट आता था, और ये मर्क्यूरी मछली के डाइजेस्टिव सिस्टम में अटक जाती थी। और यही मछली को, और अल्टीमेटली क्या होता था कि ये जो फिशेस थी इनका डेथ होता था, और यही फिश कौन खाते थे? वो मिनामाटा लेक के आजू बाजू में जो रहने वाले लोग हैं वो खाते थे। फिर उनको जो डिसीज हुआ, दैट वाज बिकॉज ऑफ द मर्क्यूरी। फिर ये मर्क्यूरी का कंसंट्रेशन मतलब इतना हार्मफुल है, फिर दुनिया में पता चला कि भाई इसके कारण बहुत ज्यादा वो रीजन में इम्पैक्ट हुआ, बहुत ही मेडिकल इश्यूज आए। और वो मेडिकल इश्यूज लॉन्ग टर्म थे, मतलब वो जनरेशन तो मेडिकल प्रॉब्लम आए, पर उसके आने वाले जनरेशन को भी मेडिकल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। इसीलिए एक कन्वेंशन बनाया गया जिसका नाम दिया गया मिनामाटा कन्वेंशन। क्यों? क्योंकि भाई दैट मिनामाटा लेक burnt that faced the burnt of the mercury pollution। ठीक है, इसीलिए उसको नाम दिया गया। समझा? ये जो 5 कन्वेंशंस है, इनमें इनको जब पैसा लगता है तो कहां से लिया जाता है? ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी से पैसा लिया जाता है। और कब बनाया गया था फंड? 1992 में जो रियो अर्थ समिट हुआ था, तब इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। प्लीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इस पे सवाल पूछे गए हैं, और ऐसे डिटेल में सवाल पूछे जा सकते हैं। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे ये चीज डाली है। ठीक है, सो बेटा वेट, हाँ, सो ये ध्यान में रखना। सो दिस इज ऑल अबाउट एनवायरमेंट सेक्शन फ्रॉम जुलाई सेक्शन। ठीक है, जो जुलाई का ये है, देखो इसमें ये फोकस कीजिए, मैंने बहुत कम स्लाइड्स बनाए एकदम ही, और अगर आप देखोगे तो कम से कम 25 to 30 पेजेस में पूरा वो दिया गया है। मतलब आउट ऑफ 98 पेजेस 30 पेजेस आर ओनली फॉर एनवायरमेंट, और उसमें का मैंने सिर्फ हार्ड टू हार्ड
200-300 वर्ड्स में पूरा वो ये कंपाइल किया, और उतने भी वर्ड्स नहीं लगते अगर आपको और अच्छे से पता रहता है तो। सो दैट्स व्हाई ऐसे जो भी ऐसे आपको नोट्स बनाना है, एकदम क्रिस्प क्रिस्प नोट्स बनाना है, जो भी इंपॉर्टेंट है वैसे नोट्स बनाना है, ठीक है। और ऐसे ही चीजों पे आपको फोकस करना है, इसके बाहर आपको जाने का नहीं है। और दिस इज स्पेसिफिकली फ्रॉम द प्रीलिम्स ओरिएंटेशन, ठीक है। अगर आपका थोड़ा एनवायरमेंट सेक्शन हो जाता है तो हम लोग बहुत फास्ट जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सेक्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जितना मैंने पढ़ाया है उतना आपको समझा। किसी को कुछ डाउट है इसमें कि सर क्या करना है, कैसे करना है, डाउट होंगे तो प्लीज फील फ्री टू आस्क कि क्या कर सकते हैं सर, कैसे कर सकते हैं। जितना सेक्शन हमसे होगा उतना मैं आपको कवर करके दूंगा, जितना नहीं होता है तो उसको उतना आप भी अपने पेस से करते जाइए। इसीलिए मैंने आपको आज स्पेसिफिकली एक ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग वो मैंने बताया। हाँ अभिजीत, आपको डाउट है? सर आपने टाइगर का कंसंट्रेशन कहा था वेस्टर्न घाट्स की तरफ ज्यादा है, लेकिन एमपी और आपने नॉर्थ ईस्ट उत्तराखंड साइड में ज्यादा कहा है। हाँ अरे वो स्टेट्स के बारे में है। मैंने क्या बोला, ज्योग्राफिकल एरिया की जब बात करते हैं तब वो वेस्टर्न घाट्स का रीजन आता है, बिकॉज कर्नाटका नीचे का सेक्शन आता है ना, तो वेस्टर्न घाट्स ये पूरे कम से कम गुजरात से लेके केरला तक फैला हुआ है। तो इसमें जो जो आपको स्टेट दिखेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। महाराष्ट्र में भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन है, कर्नाटका में फिर से ज्यादा है, फिर नीचे जाते तो आपको थोड़े टाइगर्स मिलेंगे। तो ऐसा मैंने ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में बात की। स्टेट्स की जब बात करते तो मैंने आपको कहा ना कि एमपी 526 है, कर्नाटका 524 है, दो ही टाइगर का फर्क है, ज्यादा नहीं है अभी तक। तो मतलब ये तो अभी करंट फिगर्स है। 1 महीने पहले तक तो ऐसा था, मतलब 6-7 महीने पहले तक, कि भाई सबसे ज्यादा टाइगर के पॉपुलेशन एमपी में सॉरी कर्नाटका में कंसिडर किए जाते थे। समझा? इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके सर। हाँ देखिए, जो इनिशिएटिव्स है उस पे फोकस करो। आपको कभी यूपीएससी ऐसे फैक्चुअल ओवर फैक्चुअल सवाल नहीं पूछता है कि भाई टाइगर के पॉपुलेशन कितने हैं एमपी में, ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे। बट आपको ये पूछे जाएगा, रैंकिंग पूछा जाएगा कि विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, फिर भाई क्रोनोलॉजी लगाओ, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कभी कभार। तो ये ध्यान में रखना। तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर फ्रॉम एवरी एंगल, ये ध्यान में रखिएगा। पर्पस मेरा क्या है बताने का, कि आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, ठीक है। वो प्रिपरेशन जब आपका होता है तब स्पेसिफिकली आपका वो पॉइंट, मतलब जो भी आपको सवाल पूछा जाने वाला है उस पर आपका फोकस आ जाता है। समझा? और किसी को कुछ डाउट है? देखिए ऐसे कुछ स्लाइड्स अगर मैं बनाता हूँ, मुझे लगता है कि अगर लेक्चर लेना है तो लेक्चर लूंगा, तो फिर आई विल डायरेक्टली अपलोड द मटेरियल। एंड प्लीज डोंट एक्सपेक्ट इट इन अ प्रिंटेड फॉर्म। अभी टाइम नहीं है। ऐसे कंडीशन में आपके पास में वो आ गया, आप भी प्रिंट नहीं कीजिए, सिर्फ उसको पढ़ना है। अगर प्रिंट कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पढ़ना है तो आप वैसे ही कंटिन्यू कीजिए और इसका रिवीजन कीजिए, ठीक है। इसमें ऐसा मत कि नहीं सर बताएंगे तब मैं करूंगा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। देखो मैं जहां पे रहता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम लोग जो चीज पढ़ाने वाले हैं उसका पहले ही आपको एक रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कल आपका फिर से हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास है, तो यू शुड बी वो लेक्चर 2 में सर कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, आप पहले ही वो पढ़ के आइए। मतलब क्या होगा कि आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और दूसरा आपके डाउट्स भी आप क्लियर करवाइए कि सर मैंने ये पढ़ा पर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम था, ठीक है। कुछ भी अगर इश्यूज आते हैं तो आप वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये मैं स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा। अगर किसी को कुछ डाउट रहता है रिगार्डिंग कि सर, और दूसरा सेक्शन है, देखो सबसे टफ सेक्शन जो जाता है करंट अफेयर्स में का, दैट इज इकोनॉमिक्स सेक्शन। और इकोनॉमिक्स के भी मैं नोट्स बनाता हूँ। हम ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक्स हम लोग कवर करें। अगर हो सकता है तो पूरा इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर हम लोग कवर कर देंगे, कि उसमें कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज हम लोग स्किप कर सकते हैं, इस पे भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? तो ठीक है गाइज, आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। जो भी आपको अगर डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो कल आपका मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर होगा 5 बजे शार्पली, तो आप आपको आ जाए, ठीक है। चलिए फिर, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।